बच्चों, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो किस तरह से वो अपनी इम्पल्स को अक्रॉस साइनैप्स दूसरी तरफ पहुंचाता है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इम्पल्स की एक्चुअल जो जनरेशन है वो किस तरह से होती है। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि साइनैप्स में किस तरह न्यूरॉन अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर वो दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में किस तरह से कन्वर्ट होता है। हम ये जान चुके हैं अभी तक कि कोऑर्डिनेशन में रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है। हम ये जान चुके हैं कि एक्शन पोटेंशियल कैसे प्रोड्यूस होता है। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल किस चीज का नाम है। हम ये जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस में और वीक स्टिमुलस में क्या डिफरेंस होता है। और हम ये भी जान चुके हैं कि ये जो एक्सचेंज ऑफ इम्पल्स है ये किस तरह से होती है। हम ये भी जान चुके हैं कि वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या फर्क है। आज हम जो फाइनल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अब जब ये इम्पल्स किसी मसल फाइबर तक आती है तो मसल फाइबर तक आते आते ये यहाँ पे क्या रोल प्ले करती है, किस तरह से हमारे मसल को ये सिग्नल मिलता है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। एक बात तो आप सब लोग अच्छी तरह से समझ लें, और वो ये है कि जब भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल तभी काम करता है। अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा तो मसल बेटे वर्क भी नहीं कर रहा। सो मसल वर्किंग के लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन ही एक चीज है। फिर आप पूछेंगे कि सर ये जो मसल रिलैक्स कर रहा होता है इसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो इसके बारे में मैं ये कहूंगा कि मसल ऑटोमेटिकली रिलैक्स करता है एंटागोनिज्म में। जब उसका काउंटर पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एज अ रिस्पॉन्स दूसरे मसल को रिलैक्स करना पड़ता है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इम्पल्स सिर्फ एक ही तरह का सिग्नल पास कर सकती है, और वो है सिग्नल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। लेट मी राइट इट फॉर यू। That a muscle can receive as a part of antagonistic action, the counter muscle relaxes on its own. Now we will study कि मसल कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली होती किस तरह से है। कि ये मसल कॉन्ट्रैक्शन असल में होती किस तरह से है। अगली बात, सबसे पहले अब हम जरा मसल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेटे यूं हमारे पास एक बोन होती है। ये आपके सामने एक हाईलाइटेड पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये हमारे पास बोन है और इस बोन के साथ टेंडन एक मसल को अटैच कर रहा है। अब ये टेंडन क्या होता है एक्चुअली। टेंडन एक ऐसा नॉन फ्लेक्सिबल किस्म का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल्स को और बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। ये बड़ा नॉन फ्लेक्सिबल होता है। इसके अंदर किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का एहतमाल नहीं होता। अब जो ये मसल आपके सामने अटैच हुआ हुआ है इसके साथ, इस मसल के अंदर बेसिकली एक एक मसल फाइबर होता है जो इसका स्मॉल यूनिट होता है। दिस इज अ स्मॉल मसल फाइबर। अब ये जो मसल है ये बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ सिमिलर फाइबर्स का हिस्सा होता है। अब हम इस फाइबर को अगर देखें तो ये छोटी सी आपके सामने एक मैग्नीफाइड लेंथ मसल फाइबर की आप देख सकते हैं। इसमें बेटे जो आपको मोस्ट प्रोमिनेंट चीजें नजर आ रही हैं, एक तो आपको न्यूक्लियस बहुत प्रोमिनेंट होकर इसमें नजर आ रहा है। दूसरे नंबर पर आपको इसके ऊपर स्ट्राइएशंस नजर आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर धारियां मौजूद हैं और इन धारियों के अंदर यू हैव लाइट बैंड्स एंड यू हैव डार्क बैंड्स। ये लाइट बैंड्स और ये जो डार्क बैंड्स हैं बेटे, ये अभी बड़ी आगे जाके बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दे विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी विल स्टडी इन दिस। यहां जरा नोट कीजिए कि अगर इसको मजीद फर्दर एक्सपेंड किया जाए, मजीद फर्दर जब हमने इसको बड़ा किया है, आप ये देखिए कि यहाँ पर भी आपको ये लाइट बैंड्स और डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं।
ये डार्क बैंड्स हैं और इनके दरमियान ये लाइट बैंड्स हैं। और उनके मुकाबले में ब्लड कैपिलरी, जो कि बिल्कुल बाल के बराबर जिसकी थिकनेस होती है, आप देखिए कि वो ब्लड कैपिलरी भी यहाँ पर आपको कितने बड़े साइज की नजर आ रही है। ये ब्लड कैपिलरी भी इवन, सो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर, वी कैन से कि ये माइक्रो लेवल के ऊपर जनाबे वाला ये चीज मौजूद है हमारे पास, ये डार्क और लाइट बैंड्स। ये एक्चुअली खास तरह की प्रोटीन्स हैं। ये जो डार्क और लाइट बैंड्स हैं, ये खास तरह की प्रोटीन्स हैं। आइए अब हम इस मसल फाइबर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इस मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है सार्कोलेमा। ये जो सार्कोलेमा है, लेट मी राइट इट हियर, इट इज अ मेम्ब्रेन ऑफ दिस मसल फाइबर। उसके बाद ये जो आपके सामने छोटा सा यूनिट है बिटवीन टू लाइट बैंड्स, ये यूनिट सार्कोमेयर कहलाता है। तो यहाँ पे हम ये लिख देते हैं, बिटवीन टू लाइट बैंड्स। और आगे हमारे पास ये एक मायोफाइब्रिल, अब उसकी डिटेल देखते हैं। अब उन्होंने इस पार्ट को हाईली मैग्नीफाई करके आपको दिखाया है। जब हाई मैग्निफिकेशन हुई है तो आप देखिए, अब आपको इसके अंदर और डिटेल्स नजर आ रही हैं। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे क्या काम है? डेफिनेटली ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेट करते हैं। क्या सिग्निफिकेंस है एटीपी की? एटीपी एनर्जी करेंसी है, और मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना है तो उसके अंदर एनर्जी लगनी है। सो यहाँ पर इसीलिए एम्बेडेड माइटोकॉन्ड्रिया आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ पर ये जो आपको सार्कोलेमा नजर आ रही है, ये जो आपको मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये सार्कोलेमा इम्पल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगी। ये सार्कोलेमा हेल्प करती है इम्पल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में। ये जो मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये जो आपके सामने आपको एंट्रेंस टू टी ट्यूब्यूल नजर आ रहा है, और सार्कोप्लास्मिक रेटिक्यूलम नजर आ रहा है। ये जो सार्कोप्लास्मिक रेटिक्यूलम है, इसके अंदर कैल्शियम स्टोर होता है। इट इज कैल्शियम स्टोरेज। आगे ये आपको छोटे छोटे पिट्स नजर आ रहे हैं, ये टी ट्यूब्यूल की एंट्रेंस है। और आगे हमारे पास टी ट्यूब्यूल्स हैं, इनका भी अभी हम आपको रोल बताएंगे कि क्या रोल है। ये तो हमने आपके सामने एक मसल फाइबर बनाया। इस मसल फाइबर में फर्दर आपको दो तरह के फिलामेंट्स नजर आ रहे हैं। हमारे पास थिक फिलामेंट्स हैं। बोर हो रहे हो आप राना साहब? ये जो थिक फिलामेंट्स हैं, ये मायोसिन के बने हुए हैं, और ये जो थिन फिलामेंट्स है प्यारे बच्चों, ये एक्टिन के बने हुए हैं। एक्टिन एंड मायोसिन। अगली सारी गेम इन दोनों की है। आप भी देख सकते हैं एक दूसरे के अंदर ये एक जाल की तरह एम्बेडेड है, कि थिक फिलामेंट्स और थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के बिल्कुल बीचों बीच घुसे हुए हैं। और इनकी शेप इस किस्म की है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है ये मसल, तो थिक और थिन फिलामेंट्स एक दूसरे के अंदर वेल एडजस्ट हो सकते हैं। अगर हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करें इस मसल को, तो थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट एक दूसरे के अंदर वेरी वेल एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी।
तो फिर आगे की बात क्या है? जो हम आपको ऊपर दो थिन बैंड्स के दरमियान की स्पेस दिखा रहे थे, सार्कोमेयर, वो यहाँ मैग्नीफाइड व्यू में कुछ यूं आपको नजर आ रही है ऊपर, सार्कोमेयर। ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, ये सार्कोमेयर, इट इज अ लाइन बिटवीन टू थिन बैंड्स। अब यहाँ आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। ये क्या हुआ? ये इमेज कैसे गायब हो गया? अच्छा, मैं तो क्या होता है मेरे से? ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये जो डिफरेंट बैंड्स नजर आ रहे हैं, एम लाइन, जी लाइन, ए बैंड, आई बैंड, एच बैंड, इन बैंड्स की ज्यादा टेंशन लेने की हमें जरूरत नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हमने ये देखना है कि ये जो हमारे पास थिक लाइंस और थिन लाइंस है, इनको देख के तो बच्चे बहुत डर जाते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए, आपको ये बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। सबसे पहले तो जरा ये देखिए, या इसके इस क्वेश्चन के इस एरिया के दो पार्ट्स हैं। एक, के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर क्या इवेंट्स हो रहे हैं, और दूसरा, मसल फाइबर के अंदर क्या इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के इवेंट्स देखें। नंबर वन, एक्शन पोटेंशियल अराइव करता है। अब आप ये नंबर्स तो देखते जाएं। नंबर टू, अभी एक्शन पोटेंशियल आएगा तो करेगा क्या यहां पर? जैसे कल हमने डिस्कस किया था, यहां पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स मौजूद होते हैं। यहां पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स मौजूद होते हैं। मैं यहां लिखता हूं। जब इनको वोल्टेज मिलता है, ये ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल्स का मकसद ही ये है कि ये तब तक ओपन ना हो जब तक इनको वोल्टेज ना मिले। सो लेट मी राइट इट ओवर हेयर, दीज आर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल प्रोटीन्स। जब यहाँ वोल्टेज आता है, ये ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तो उसकी वजह से कैल्शियम इनफ्लक्स आता है। इनफ्लक्स पता है आपको शहर यार क्या होता है? अंदर कोई चीज अंदर आए तो इनफ्लक्स होता है वो, और कोई चीज बाहर जाए तो ई फ्लक्स होता है। ई फ्लक्स बाहर जा रही है, इन अंदर, ई एग्जिट बाहर। ओके। कैल्शियम अंदर आया, उसके बाद क्या होते हैं? ये क्या है? ये जो वेजिकल आपके सामने है, इसमें क्या है? न्यूरो है। इसमें क्या है? न्यूरो है एसिटाइल कोलिन। ये यहां से रिलीज हो गई, ये इधर चली गई। ये क्या है? एक मिनट, ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, ये इसका नाम क्या है? ये बोलो। सार्कोलेमा। अभी तो पढ़ा है। ये सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा के ऊपर भाईजान रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। किसके रिसेप्टर लगे होते हैं? एसिटाइल कोलिन के, जो यहाँ से रिलीज हो रहा है। ये रिसेप्टर क्या करते हैं? लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स को ओपन कर देते हैं। लाइगेंड गेटेड का पता है ना? जिनके साथ कोई चीज आकर लगे तो वो चैनल ओपन हो जाए। लो जी, जैसे ही लाइगेंड गेटेड चैनल्स ओपन होते हैं, तो वोल्टेज गेटेड चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं। लिहाजा आप ये समझ लें कि जस्ट लाइक साइनैप्स, यहां पर भी इंपल्स ट्रांसफर हो जाता है। और ये इंपल्स यहां से चलते चलते, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं अभी आपको टी टिब्यूल का बताता हूं कि टी टिब्यूल का क्या फंक्शन है? टी टिब्यूल का मैंने बताया था ना आपसे। अब बताने लगा हूँ टी टिब्यूल का क्या फंक्शन है। ये इंपल्स यहां से ट्रेवल डाउन करके इस टी टिब्यूल में, ग्रीन कलर की जो ये एरो है बेटे, इसको जरा देखिए। ये यहां से ट्रेवल डाउन करके टी टिब्यूल में चले जाता है। अब ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इन स्टेप्स को मैं आपको बारी बारी पढ़ाता हूं। पहला, एक्शन पोटेंशियल अराइव। दूसरा,
इट कॉजेज द डिफ्यूजन ऑफ कैल्शियम इनटू द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन में कैल्शियम गया। थर्ड, द कैल्शियम आयंस कॉजेज वेसिकल्स कंटेनिंग एसिटाइलकोलिन टू फ्यूज विद प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। समझ आई? ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में आ गए। फोर्थ, एसिटाइलकोलिन इज रिलीज्ड एंड डिफ्यूज्ड अक्रॉस द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये भी साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, हालांकि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है बट वो स्पेस साइनेप्स ही है। अगला, एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स के साथ सार्कोलेमा में, और वो ओपन करते हैं चैनल्स को कि सोडियम आयंस अंदर आ सके। नंबर 6, सोडियम आयन अंदर जाते हैं ओपन चैनल से और ये इसको डीपोलराइज करते हैं, पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में फैल जाते हैं। नंबर 7, द डीपोलराइजेशन ऑफ सार्कोलेमा स्प्रेड्स डाउन द टी ट्यूब्यूल्स। समझ आ गई? ये मैंने अभी आपको डायग्राम में ये सारी चीजें दिखाई हैं। अच्छा जी, फिर क्या होगा इसके बाद? इसके बाद 3 स्टेप्स है। असद बाहर कोई आया जानी, जरा देखना। इसके बाद 3 स्टेप्स है प्यारे बच्चों। इसके बाद पहला स्टेप ये है कि ये जो कैल्शियम अंदर आएगा, इस कैल्शियम ने आगे आके, या ये जो इंपल्स अंदर आई है, इसने क्या करवाना है? पॉइंट नंबर 8, चैनल प्रोटीन्स फॉर कैल्शियम आयंस ओपन एंड कैल्शियम आयंस डिफ्यूज आउट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर कैल्शियम है। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर कैल्शियम मौजूद है, बैठिए तशरीफ रखिए, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में जो कैल्शियम मौजूद है बेटे, इसने यहां से बाहर निकलना है और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। वो ये क्या रोल प्ले करेगा? इसके लिए अब दोबारा हम लाइट बैंड्स और हैवी बैंड्स की तरफ चलते हैं। जरा नोट कीजिए, ये लाइट और हैवी बैंड्स में, ये अगर आपको हम सिर्फ लाइट बैंड दिखाएं, सिर्फ लाइट बैंड को देखिए, तो आपको यहां पर 3 प्रोटीन्स नजर आ रही हैं। मुझे ये ना कोई पूछे कि क्या हमें इसको याद करना है, जी करना है इसको याद। सबसे ऊपर है ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो है वो ये एक स्ट्रैंड की तरह की है, लंबे का लंबा स्ट्रैंड जा रहा है। दूसरी है एक्टिन और तीसरी है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन को ना आप मोटरसाइकिल के एक साइड स्टैंड की तरह कंसिडर करें, जैसे एक साइड स्टैंड नहीं होता बाइक का, ये उस तरह है। बेटे जब तक ट्रोपोनिन के साथ आकर कैल्शियम नहीं लगता ना, जब तक ट्रोपोनिन प्लस कैल्शियम नहीं होता, तब तक ट्रोपोनिन एक हर्डल बनी रहती है। किस चीज में हर्डल बनी रहती है? वो मायोसिन के हेड को अटैच नहीं होने देती। ये देखिए, ये नीचे मायोसिन का हेड है। मायोसिन का हेड कब अटैच हुआ है जरा नोट करें, ट्रोपोनिन की शेप चेंज हुई है। पहले ट्रोपोनिन बिल्कुल सामने की तरफ एक्सपोज था यहां पर, पहले ट्रोपोनिन बिल्कुल सामने की तरफ एक्सपोज्ड था। बाद में क्या हुआ ट्रोपोनिन के साथ, कि ट्रोपोनिन ने अपनी शेप चेंज कर ली। शेप क्यों चेंज की है? इसको कैल्शियम मिला है। कैल्शियम क्यों मिला है? क्योंकि इंपल्स टी ट्यूब्यूल तक पहुंचा है। जैसी बेटे ये मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ अटैच हो जाएगा, ये इसको पकड़ के पुश फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, जैसे ही ये मायोसिन का हेड एक्टिन के साथ मिलेगा, ये इसको पुश करेगा। कहां पुश करेगा? अब जरा इसको जूम आउट करते जाते हैं चीजों। थिक और थिन फिलामेंट्स के दरमियान आपको स्पेस नजर आ रही है। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये स्पेस कम हो जाती है। ये स्पेस कम होने का मतलब है मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और मसल को तो एक ही सिग्नल मिलता है कॉन्ट्रैक्शन का, उसके अलावा तो मसल कोई चीज जानता ही नहीं है। मसल ओनली नोज हाउ टू कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन देयर इज नो सिग्नल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मसल गेट्स स्टिफ एंड अ पर्सन इज डेड। ठीक है कि नहीं? मरा हुआ आदमी अकड़ क्यों जाता है? क्योंकि उसके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन भूल जाते हैं, अपनी जगह पर स्टिफ हो जाते हैं, रिगर मॉर्टिस। सो अब जरा वहां पर हम इन पॉइंट्स को देखते हैं, जब मैं जहां से मैं छोड़ के आगे आया था। अब देखिए, चैनल प्रोटीन्स फॉर कैल्शियम आयंस ओपन एंड कैल्शियम आयंस डिफ्यूज आउट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। देन calcium ions binds with troponin and tropomyosin moves to expose.
ताकि मूव करता है टू एक्सपोज मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स. मायोसिन हेड्स फॉर्म क्रॉस ब्रिजेस विद द थिन फिलामेंट्स एंड द सार्कोमेयर शॉर्टन्स. सार्कोमेयर जो लाइट बैंड्स के दरमियान की स्पेस थी, उसकी शॉर्टनिंग का क्या मतलब है? मसल की कॉन्ट्रैक्शन.